अब मैं आपको बताता हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि ए बार की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने आपको बताया था कि डी ए बार बाय डी टी अगर मैं करूँ क्योंकि कांस्टेंट है तो कितना आएगा, 0। आपको याद होना चाहिए। तो ए बार इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो कुछ हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, यानी अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई पार्टिकल जा रहा है तो उसके लिए हम कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज़ कर सकते हैं ताकि हम किसी भी सिस्टम का, उस पार्टिकल का कभी भी डिस्टेंस बता सकें या फिर उसका पोजीशन बता सकें अगर हमको ए कांस्टेंट है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ये सेकेंड और ये थर्ड, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है। पहली क्या कहती है, वी बार इज इक्वल्स टू यू बार प्लस ए बार इंटू टी। वी क्या है, वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। यू जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और ए बार तो आपको पता है एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। तो अगर हमको क्वेश्चन में इस चीज़ का यूज़ करके या आप वेक्टर फॉर्म में देखेंगे सिंपली, और इसके अंदर वी बार भी आपको बताना हो तो वेक्टर एडिशन से आपको पता है हेड और टेल मिलाकर आप इसी तरीके से करेंगे वी बार की वैल्यू, ठीक है। ये कब होता है कि एक्चुअली क्या होता है, हमारा मोशन 3 डायमेंशंस में हो सकता है। 3 डायमेंशन मतलब एक तो हो गई आपकी एक्स एक्सिस, एक हो गई वाई एक्सिस और एक हो गई जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये मोशन तीनों अगर डायरेक्शन के अंदर है, ये 3 डायमेंशनल में होते हैं तो तीनों के लिए वैलिड है, ठीक है। अब इन केस अगर आपका सिर्फ 1 डायमेंशन में होता है, यानी 1 डायमेंशनल मोशन होता है, तो आपको ये वेक्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका 1 डायमेंशनल मोशन है तो ये आपकी एक्स एक्सिस अगर हो गई, यानी अगर आपका मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को या फिर इस डायरेक्शन को, किसी को भी एक पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं। यानी अगर v की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यानी v अगर इस इधर है, v की वैल्यू डायरेक्शन इधर है, तो v क्या होगा, सिंपली हम पॉजिटिव वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे। अगर u हमारी इस डायरेक्शन में है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में थी, तो हम u की जो वैल्यू है, लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो u की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, -5, क्योंकि हमने एक डायरेक्शन हम डिफाइन कर देंगे शुरू में ही कि हम इसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी, इस डायरेक्शन में जो भी आएंगी, उन सबको हम पॉजिटिव मानेंगे। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर हमारा 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है तो हम इसको स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं। स्केलर फॉर्म में लिखने के लिए हमको इसको पॉजिटिव वैल्यूज और इस तरीके से डिनोट करना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, u की वैल्यू डायरेक्शन के हिसाब से डालनी पड़ेगी, मतलब इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन के अंदर है, क्योंकि और किसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी या u होगी नहीं, क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। सिमिलरली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल, ठीक है। तो s कितना होगा, जो भी होगा, अगर यहाँ से वो इधर ट्रैवल कर रहा है, ये s है, तो ये s आपका पॉजिटिव होगा। तो आप सिंपली लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपकी थर्ड इक्वेशन है विच इज v बार क्रॉस v बार इज इक्वल्स टू u बार क्रॉस u बार प्लस 2a डॉट s। ये भी आप अगर 1 डायमेंशनल में देखें तो क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये a डॉट s का आपका as आ गया, ये कैसे आया, क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन है तो cos थीटा जो है हमारा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा a एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है बट s जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, तो आपका थीटा 180 होता है, ठीक है। ये वाला एंगल होगा थीटा, ये हमारा थीटा होगा। जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आती है, -1, क्योंकि cos 180 कितना होता है, -1 होता है। तो वो आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर आपका a इस डायरेक्शन के अंदर है और s इस डायरेक्शन के अंदर है, तो ऑब्वियसली s के साथ एक नेगेटिव साइन आना था, ठीक है। तो वो नेगेटिव साइन हम सीधा यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में जो माइनस साइन आना था, जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखना पड़ता, आप सिंपली इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं और डायरेक्शन के हिसाब से वैल्यूज लगाते हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है कि किस डायरेक्शन में होगा,
ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो कि आपके ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, जितना भी आप फिजिक्स के आप चैप्टर करने वाले हैं उनमें ये यूज़ हो सकती हैं, कहीं पे भी यूज़ हो सकती हैं। इनको थोड़ा ढंग से देखें और ढंग से अपने माइंड में समझने की कोशिश करें और इनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, ठीक है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा समझने में आसानी हो। अगर एक हम बिल्डिंग पे खड़े हैं जिसकी हाइट 40 मीटर है और यहाँ पर हमने u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी 10 मीटर पर सेकेंड है, इससे हम एक पार्टिकल थ्रो करते हैं। हमको फाइंड करना है टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू रीच दिस ग्राउंड, यानी यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले जब आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जब ये ऊपर जाएगा तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि g होती है, आपको पता है क्योंकि अर्थ हमको नीचे पुल करता है किससे, g से। g इज इक्वल्स टू की हमको वैल्यू दे रखी है, हमको दे रखी है कि हम ये यूज करें विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा क्या होगा कि u तो वेलोसिटी दे रखी है, u वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में। तो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करके देखें तो क्या होगा, अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, ठीक है, हमने क्योंकि ये वन डायमेंशनल में होगा, इसकी हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं है, यानी एक ही डायमेंशन में है, इसी डायरेक्शन के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी v जो है, u हमारा कुछ है 10 मीटर पर सेकेंड, a क्या है माइनस a जो है इज इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या आई, 10 माइनस 10 इंटू टी, ठीक है, ये आपकी आई। तो आपको पता चल रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कुछ 10 से कम होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो क्या होगा, ये यहां पर रुक जाएगा, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वो वहां पर रुक जाता है। अब ये यहां पर रुक जाएगा, लेकिन यहां पर अभी भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है। अब इस नीचे की एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा कि इस पार्टिकल की नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा और फिर फाइनली यहां पर हिट कर जाएगा। अब ये जो पूरा टाइम लगा है ये हमको कैलकुलेट करना है। हम सिंपली क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब क्या है, हमको इस पॉइंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इनिशियल इसको मानते हैं पॉइंट को और फाइनल इस पॉइंट को मानते हैं, ठीक है। अब आप साइन के साथ बाकी सारी वैल्यूज डाल देंगे, मतलब s जो है आपका -40 होगा क्योंकि हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, तो यहां से यहां पर आने में -40। u क्या है आपका ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, टाइम t को हम ऐसे रहने देते हैं, प्लस हाफ gt स्क्वायर। g की वैल्यू क्या है, नीचे की डायरेक्शन में थी विच इज -10, यहां पर आगे -10 t स्क्वायर। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे जो कि आएगी टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8। तो आपकी t की दो वैल्यूज आएंगी विच जो आएंगी 4 एंड -2। अब 4 का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक ट्रैवल करने में इसको 4 सेकेंड लगे, लेकिन आप देखेंगे यहां पर -2 भी आया। -2 का मतलब क्या है कि अगर इसकी वेलोसिटी यहां पर 10 है तो ये यहां से स्टार्ट करा होगा कहीं पर, मतलब वो पहले का टाइम है, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप इसके बारे में सोचें ना, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला जो आंसर है हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो इस तरीके से आप टाइम निकाल लिया। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द nth सेकेंड। मतलब अगर एक पार्टिकल किसी पॉइंट से चलकर यहां तक आ गया है, ठीक है, इसके लिए इसने कुछ t सेकेंड्स लिए। अब हमको पता करना है सिर्फ जो nth सेकेंड है, यानी अगर कोई भी एक सेकेंड है, यानी यहाँ पे बीच में एक सेकेंड के अंदर इस nth सेकेंड में ये जो हमारा nth सेकेंड था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में n-1 सेकेंड लगे, यहाँ तक पहुँचने में n सेकेंड लगे। तो इस nth सेकेंड में यानी n-1 सेकेंड से n सेकेंड तक हमको कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा हमारा जो पार्टिकल है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहां से nth सेकेंड तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट से n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे, और अगर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड है, ठीक है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टिल nth सेकेंड क्या होगा, Sn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम,
एस एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पे? टाइम, मतलब nth सेकंड तक इसने n सेकंड तक इसने कितना डिस्टेंस कवर करा ये पता चल गया। अब हम n-1 सेकंड तक का देखेंगे, वो क्या आएगा हमारा u इंटू n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। अब अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द nth सेकंड। तो ये आपको पता चल जाएगा, u इसको माइनस करेंगे u वाली टर्म्स को लेकर n-1 प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। तो इससे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी जब आप सॉल्व करेंगे, u प्लस हाफ a बाई 2 इंटू 2n-1। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा हो सिंपली कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द nth सेकंड फाइंड आउट करना है, तो आप सीधा सीधा ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला अगर आप रिमेंबर करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आपको हेल्प मिलेगी। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो डायरेक्टली ये चीज पूछ रहा हो, तो आपको ये कैलकुलेट करने की सारी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके अंदर जो हमको s पता चलता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नॉट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कब होगा? लेट अस सपोज कि एक पार्टिकल है, वो यहां से a पॉइंट से b पॉइंट तक जा रहा है। इस केस के अंदर अगर हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेटेड, ये वेलोसिटी कौन सी? इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन के अंदर है, सिर्फ उस केस के अंदर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है ये दोनों सेम होंगे। क्योंकि अगर A से B में जा रहा है और इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन के अंदर है, तो ये जो यहां से A टू B जाएगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा। लेकिन अगर ये मैं आपको बात कर रहा था वन डायमेंशनल मोशन की, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको एक पहले केस बताया था, क्वेश्चन कराया था, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि एक टावर था जिसकी हाइट कुछ 40 समथिंग थी, 40 मीटर, और हम इसको वेलोसिटी ऊपर दे रहे थे, यानी u ऊपर थी, बट इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन लग रही थी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन के अंदर a। तो आपने यहां पर देखा था जो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था s इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन के अंदर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू हमने 40 मानी थी। हमको टाइम निकालना था यहां तक पहुंचने का, ये ऊपर जाएगा और यहां से यहां तक आएगा, ऐसे कुछ डायरेक्शन करता। अब इस केस के अंदर इसकी डिस्प्लेसमेंट तो क्या है? 40 है, यहां से यहां तक आने में कितना है? 40, बट जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है? ये यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, ठीक है। यानी अगर ये यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल यहां तक x पार्टिकल मूव करता है, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा होगा? 2x, यहां से यहां तक जाने का, फिर यहां से यहां तक वापस जाने का, प्लस 40, ये होगा इसका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ 40। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर अगर डिस्टेंस पूछा है तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आप सिंपली ये वाली इक्वेशन लगाकर इनिशियल और फाइनल पॉइंट फाइंड आउट करके आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस पूछा होता तो आप कैसे कैलकुलेट करते? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये x की वैल्यू निकालते। ये x की वैल्यू कैसे निकालते? आप इनिशियल पॉइंट और इस पॉइंट को कंसिडर करते। इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करके क्या होता कि आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पर आकर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है, और हमको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करते, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, आपको v पता है, यहाँ पे 0 हो रही थी, u की वैल्यू आपको गिवन थी, g की वैल्यू आपको गिवन थी, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती विच इज s। आप फिर डिस्टेंस क्या लिखते? 2x प्लस 40। तो ये होता है हमारा डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब मैं आपको बताता हूं मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी अभी तक जो मैंने आपको बताए थे उन सब केसेस के अंदर एक्सेलरेशन जो थी वो यूनिफॉर्म थी या कांस्टेंट थी, ठीक है। बट अब जो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस के लिए होंगे, यानी एक्सेलरेशन जो हमारी है ये भी टाइम के साथ वेरी कर रही होगी। अभी तक जो था एक्सेलरेशन हमने कांस्टेंट मानी थी, अब जब ये टाइम के साथ वेरी करती है तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ये तो आपका जनरल फॉर्मूला होता है। तो जब हमको इसके अंदर वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, अगर हमको एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, तो हम ये वाले फॉर्मूलेज यूज नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूले तब यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है।
तो अब हमको अगर इस केस के अंदर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और हमको एक्सेलरेशन गिवन है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ वेरी कर रही है। ये कैसे वेरी कर सकती है? जैसे कि कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 2t² प्लस 3t प्लस 4 या कुछ भी, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती तो a की वैल्यू सिंपली गिवन होती 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या कुछ भी। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यानी c मान लेते हैं, ये c एक कांस्टेंट है, हमको यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती। बट यहाँ पर ये जो है इसे कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी टाइम के साथ ये वेरी कर रही है। तो अगर इस केसेस के अंदर जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारा मोशन, तो हमको अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इन केसेस के अंदर, तो हम ये वाले फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे विच इज a इज इक्वल्स टू dv/dt। अब क्या करते हैं, dt को हम इधर ले जाते हैं, तो दोनों साइड एक इंटीग्रल का साइन आ जाता है। इंटीग्रल कैलकुलस आप मैथ्स में पढ़ेंगे आगे, बट बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे dv को। जब इसको आप dv को इंटीग्रेट करते हैं तो ये 1 से मल्टीप्लाइड होता है, तो इसका जो फॉर्मूला फाइनली आता है वो आता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। यानी ये जो इंटीग्रेशन होती है, ये इंटीग्रेशन क्या होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं हम, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज देख लेते हैं। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल आ गई और इसको a dt कर देंगे, तो t1 टू t2 हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर at की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, पता नहीं है अभी। जो हमको क्वेश्चन गिवन होगा तो उसके अंदर at की वैल्यू गिवन होगी विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप इसको इंटीग्रेट करके आप आंसर फ्रॉम t1 टू t2 ये आप बता सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, या जो बेसिक फॉर्मूले है इंटीग्रेशन के वो आपको बता देता हूँ, वरना जब आप डिटेल में पढ़ेंगे मैथ्स में जब आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको इंटीग्रेशन काफ़ी आसान लगेगी वो पढ़ने के बाद। तो ये जो इंटीग्रेशन एक्चुअली में जितने भी मैं आपको फिजिक्स में कराऊंगा, इस इंटीग्रेशन का काफ़ी यूज होने वाला है, तो ये आप थोड़ा ध्यान से देख लें। और सिमिलरली अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो v इज इक्वल्स टू dx/dt वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको भी dt को हम इधर ले जाएंगे, तो dx को इंटीग्रेट कर देंगे और v dt भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है डेल्टा x, यानी जितना पार्टिकल मूव करा है, और इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम t1 यानी इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक vt dt।